नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, अब आपका ये होने जा रहा है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल थ्योरी का नेक्स्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने कल आपको बताया था कि मैं कई तरीके की कंप्यूटर डेफिनेशंस बताता रहूँगा बीच बीच में। तो फ्रेंड्स, आपको डिस्टर्ब होने के लिए इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है ऐसा जो कि आप डिस्टर्ब हो जाएँ ज़्यादा कंप्यूटर के डेफिनेशंस को देख करके। मैं कंप्यूटर की डेफिनेशंस को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंप्यूटर की डेफिनेशन यानी कंप्यूटर हिस्ट्री समझ लीजिए। डेफिनेशन में और कुछ नहीं होता है, कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है। वो डेफिनेशन जिस चीज़ के बारे में होती है उसके बारे में बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो नॉर्मली बात है कि आपको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, बेसिक कंप्यूटर जो होता है या किसी भी मशीन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा आप बेसिक जानोगे उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, बेस उसे ही कहते हैं, हिंदी में इसे नींव कह सकते हैं। अगर मकान की नींव ही मजबूत नहीं है तो मकान कितना भी अच्छा बना लो उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपका ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज अगर आपको अच्छे से नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका नॉलेज जो रहेगा वो अधूरा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड ब्लॉक डायग्राम के बारे में। तो फ्रेंड्स, बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, और दूसरी बात आ गया है ब्लॉक डायग्राम जो कि ऑब्लिक में लिखा हुआ है। इसका मीन्स हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ब्लॉक डायग्राम ही एक जो बनता है वो कंप्यूटर सिस्टम ही बनाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि ब्लॉक डायग्राम होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको बताते हैं ब्लॉक डायग्राम क्या है। तो ये मैंने आपका ब्लॉक डायग्राम का इमेज एक डाला हुआ है जिसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, जिसमें लिखा हुआ है सबसे मोटे मोटे अक्षरों में CPU। तो फ्रेंड्स, ये CPU क्या है? CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर फ्रेंड्स आप हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स वाले वीडियोस को देखेंगे तो मैंने उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप से वीडियो डाले हुए हैं और एक दो वीडियोस ऐसे भी डाले हैं जिसमें फुल फॉर्म्स ही हैं, टोटल फुल फॉर्म्स हैं। उसमें CPU का फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा और इसमें जो ALU वगैरह दिया हुआ है, ALU है, कंट्रोल यूनिट है, ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वो वाला वीडियो आप एक बार ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ ये CPU क्या होता है। देख सकते हैं आप कि ये ब्लॉक बना हुआ है ये इस तरीके से, ये पूरा होता है CPU, इसीलिए इसे CPU को अलग लिखा गया है, बिल्कुल अलग। अब CPU में क्या क्या होता है? नंबर 1 ALU होता है, नंबर 2 कंट्रोल यूनिट होता है और नंबर 3 मेमोरी यूनिट होता है। लेकिन ये जो इनपुट और आउटपुट ये दो वर्ड लिखे हुए हैं ये दोनों बाहर लिखे हुए हैं, CPU के बाहर लिखे हुए हैं। नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2, ये दोनों पॉइंट आपके CPU के बाहर लिखे हुए हैं। लेकिन बाकी ये 3 पॉइंट जो हैं ALU और CU और MU, यानी इन्हें हम बोल सकते हैं ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और MU मेमोरी यूनिट। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं इसके बारे में कि अगर हम कोई भी डेटा इनपुट करते हैं, सबसे पहले कोई भी डेटा इनपुट करते हैं, कुछ भी काम करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा और वो रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो इनपुट डेटा होता है ये होता है मेरा एक तरीके से रॉ मटेरियल। यानी अगर मकान बनाना है तो ईंट सरिया सीमेंट सब लाना ही पड़ेगा, तो वो हम लेकर के आते हैं, तो वो हो गया हमारा इनपुट यूनिट। यानी जो भी मुझे उसके अंदर लगाना है वो सारा का सारा जो मटेरियल होता है उसे हम रॉ मटेरियल कह सकते हैं, या हम कच्चा माल भी बोल सकते हैं। अगर कोई हम कंपनी में प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए कच्चा माल। तो ये जो कच्चा माल हमारा आता है फिर ये जाता है हमारा CPU में। तो CPU में सबसे पहले पहुंचता है ALU में, तो ALU के बाद में जाता है आपका CU में, और CU के बाद में पहुंचता है MU में, मेमोरी यूनिट में। तो सबसे पहले मेरा इनपुट डाटा जो था वो गया ALU में, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये सबसे पहले ये देखता है कि यूज़र के द्वारा जो मेरा इनपुट दिया गया है उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या लॉजिक दिया हुआ है, ये डिसाइड करता है ALU। और ALU ये डिसाइड करने के बाद में दे देता है कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट जो रहता है वो कंट्रोल यूनिट इसका पूरा का पूरा प्रोसेस करता है।
कौन सा प्रोसेस? जो यूज़र ने इनपुट डेटा दे करके बोला है करने के लिए। अब फिर फ्रेंड्स वो पहुंच जाता है जब कंप्लीट होने के बाद में मेमोरी यूनिट में। अभी जब ये मेमोरी यूनिट में आ जाता है तो मेमोरी में ये डेटा हमारा सेव हो जाता है। तो ये रहा हमारा पूरा प्रोसेस जो कि सीपीयू में होता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में फिर क्या होता है? फिर बात आती है आउटपुट की। आउटपुट का काम क्या रहता है ये भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो आउटपुट का काम है हमारा, आउटपुट का हमारा काम है कि जो भी मेरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है वो सारा का सारा प्रोसेस जो कंप्लीट होकर के रिज़ल्ट आया है वो मुझे दिखाएगा किसके माध्यम से? अगर कोई ऑडियो है तो स्पीकर पे सुनाएगा, कोई डेटा है तो वो मॉनिटर पे दिखाएगा, या अगर हम चाहते हैं कि उसका प्रिंट ले लें, क्योंकि हर जगह पे कंप्यूटर तो अवेलेबल नहीं होगा, तो उसका जो हम आउटपुट लेते हैं प्रिंटर से लेते हैं। तो जो प्रिंट बाहर निकल के आता है वो भी एक आउटपुट ही होता है। और आउटपुट देता कौन है? आउटपुट यूनिट्स। और मैंने आपको पहले ही बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि आउटपुट यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड मॉनिटर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब हमारे आउटपुट यूनिट हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं चल के। सबसे पहले इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। ये मैंने कल भी बताया था एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ेंगे और जितने तरीक़ों से पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद होगा और बार बार आपको लिखना या देखना नहीं पड़ेगा। देखते हैं। इनपुट डिवाइस वे डिवाइसेस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डेटा या निर्देश को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। कंप्यूटर में ऐसे कई इनपुट्स डिवाइस होते हैं, जैसे कि डिवाइस कंप्यूटर, जैसे कि आप कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, माउस है, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। तो ये डिवाइस कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देशित करती हैं कि वह क्या करे। यानी फ्रेंड्स जो भी मैंने डेटा दिया है, कीबोर्ड से अगर टाइप किया है तो 2 और 2 ही नहीं टाइप किया है, बीच में ऐड का भी निशान टाइप किया है, जो कि निर्देश दे रहा है कि हमें ये 2 वर्ड उठा करके जोड़ने हैं। तो उसके बाद में इनपुट डिवाइस कई रूपों में उपलब्ध कराता है तथा सभी विशिष्ट उद्देश्य हैं। टाइपिंग के लिए हमारे पास कीबोर्ड होता है जो हमारे निर्देशों को टाइप करते हैं, या कोई अगर वेबसाइट ओपन किए हुए हैं तो लिंक पे क्लिक करने के लिए माउस का यूज होता है। कोई गेम खेल रहे हैं तो जॉयस्टिक की स्टिक से इधर उधर मुझे अपने यूज़र को ले जाना होता है। आगे देखते हैं। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी सीपीयू तक पहुंचाते हैं। मैंने भी आपको एलयू में बताया है कैसे एलयू में जाता है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ता है कंट्रोल यूनिट में, फिर उसके बाद में आगे जाता है मेमोरी यूनिट में, फिर आउटपुट आता है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं जो अक्सर करके हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर इनपुट डिवाइस की बात आती है तो कीबोर्ड, माउस, बस 2 ही बोल करके चुप हो जाते हैं। मैं आज आपको बताता हूँ कितने तरीके के इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो आप देखिएगा, कीबोर्ड और माउस ये तो 2 आप जानते हैं, जॉयस्टिक भी जानते हैं। ट्रैक बॉल फ्रेंड्स बिल्कुल माउस की तरह होता है और उसके ऊपर एक गोल गेंद लगी रहती है जिसे हम आगे पीछे घुमाते रहते हैं। अक्सर करके फ्रेंड्स ये जो आपने देखा होगा जब अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें ट्रैक बॉल का यूज होता है। फिर उसके बाद में आता है लाइट पेन। लाइट पेन का कई जगह पे यूज होता है, लेकिन अक्सर करके अगर आप लोगों ने देखा होगा कि इसका यूज होता है जब हम डीएल बनवाने जाते हैं यानी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, तब मेरा यूज होता है लाइट पेन का। क्योंकि जो सिग्नेचर लेते हैं एक पैड पे एक अलग ही टाइप के पेन से, वो पेन होता है लाइट पेन। फिर उसके बाद में है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन फ्रेंड्स क्या होता है? टच स्क्रीन अगर नॉर्मली देखा जाए तो मेरा मोबाइल ही टच स्क्रीन है, यानी मैंने टच किया और इंस्ट्रक्शंस दे दिया, यानी टच स्क्रीन जो है वो मेरा एक इनपुट माध्यम हो गया। उसके बाद में आता है डिजिटल कैमरा। यही हमारा फ़ोटो खींचने के लिए जो यूज किया जाता है कैनन वगैरह का, यही वाला डिजिटल कैमरा। उसके बाद में आता है स्कैनर। स्कैनर से हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रख सकते हैं एक PDF फाइल में बना करके, या कोई फ़ोटो स्कैन करना है, न्यूज़पेपर की कोई कटिंग को स्कैन करना है, उसके लिए स्कैनर काम आता है। फिर फ्रेंड्स आता है डिजिटाइज़र टैबलेट।
ये फ्रेंड्स अभी आपको समझ में नहीं आने वाला है डिजिटाइडर टैबलेट। मैं इसे अगले वीडियो में इसके इमेज के साथ में आपको समझाऊंगा कि डिजिटाइडर जो टैबलेट होता है इसका क्या यूज होता है। उसके बाद में आता है बारकोड रीडर। ये तो फ्रेंड्स अक्सर करके आप लोगों ने देखा होगा, जब हम किसी भी चीज़ को पार्सल करने के लिए पार्सल की शॉप पे जाते हैं तो एक मशीन उठाता है, उससे रेड कलर की लाइट निकलती है और लाइन लाइन सी खिंची रहती हैं, कुछ इस तरीके की लाइनें खिंची रहती हैं और उन्हें स्कैन कर लेता है, तो वो हो जाता है मेरा बारकोड रीडर। और इसे अक्सर करके हर जगह पे यूज किया जाने लगा है अब, जैसे कि डाकखाना में भी इसे यूज करते हैं। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स आता है OMR। OMR का क्या होता है? OMR का हमारी लाइफ में बहुत यूज होता है, लेकिन हम लोग OMR जानते नहीं क्या होता है। फ्रेंड्स OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो हम लोग आजकल एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो हमें गोले काले करने होते हैं वो होती है मेरी OMR सीट। फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये फ्रेंड्स OMR यही होता है हमारा। तो OMR जो हम लोग वो गोले काले करके चले आते हैं, फिर वो मेरी कॉपियाँ कोई हमारे और आपके जैसा कोई पर्सन बैठ करके नहीं चेक करता है, उसे बस कंप्यूटर में OMR में लगाया और वो मेरी कॉपी चेक हो करके आ जाती है। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स आता है OCR। ये होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये बिल्कुल आपके पेन के जैसा ही होता है कुछ, और अगर हम अपनी बुक पे लिखी हुई किसी भी लाइन के ऊपर उसे धीरे धीरे चलाते हैं तो वो जितने भी कैरेक्टर उसमें लिखे हुए होते हैं वो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आने लगते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स आता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये फ्रेंड्स जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है ये अक्सर करके बैंकों में यूज होता है, चेक जो होता है चेक बाउचर उसे चेक करने के लिए, क्योंकि उस पर जो इंक से लिखे होते हैं सीरियल नंबर उन्हें ये चेक करता है। उसके बाद में फ्रेंड्स आता है ATM। अब ATM तो आप सोच रहे होंगे ये तो आउटपुट है, पैसे देता है। सर मैं उस ATM की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस ATM की बात कर रहा हूँ जो एक छोटा सा ATM बैंकों में रखा रहता है या किसी शॉप पे रखा रहता है, हमने उसमें कार्ड लगाया और पेमेंट कर दिया। मैं उस ATM की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये हो गए आपके इनपुट यूनिट। सिर्फ इतने ही इनपुट यूनिट नहीं हैं, और भी बहुत सारे इनपुट यूनिट्स हैं। आगे आगे जब जैसे ही क्लासेस आगे बढ़ती रहेंगी मैं फ्रेंड्स आपको इनपुट यूनिट्स के बारे में बताता रहूँगा। ऐसे अगर मैं आपको बता देता हूँ ढेर सारी तो आप भूल जाएंगे उसका यूज़ कहाँ पर होता है। जब यूज होता रहेगा और फिर बताता रहूँगा जब मैं, तो आप अच्छे से उसे समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब नंबर 2 पे आ रहा है CPU हमारा। पहले तो इनपुट यूनिट था, फिर CPU था, फिर उसके बाद में कंट्रोल यूनिट था, तो वो तीसरे नंबर पे आएगा, फिर मेमोरी यूनिट वो भी चौथे नंबर पे आएगा, फिर उसके बाद में आउटपुट आएगा, वो तो आता रहेगा। तो अब जानते हैं CPU के बारे में। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये फ्रेंड्स हिंदी में है और ये है इंग्लिश में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आप याद कर लीजिएगा, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका हिंदी नाम केंद्रीय संसाधन इकाई होता है। फ्रेंड्स ये अक्सर करके पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग पूछने लगते हैं सर इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसीलिए मैंने डाल दिया है, इसे केंद्रीय संसाधन इकाई बोलते हैं। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। फ्रेंड्स महत्वपूर्ण भाग क्यों कहा गया है? क्योंकि मेमोरी इसी के अंदर होती है, मदरबोर्ड इसी के अंदर होता है, कंट्रोल यूनिट्स इसी के अंदर लगे रहते हैं, फैंस हमारे जो मशीन को ठंडा करने के लिए यूज होते हैं वो इसी के अंदर लगे रहते हैं, CD राइडर होता है या DVD राइडर होता है वो सब इसी के अंदर लगा रहता है। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा यूनिट लगे होते हैं CPU में, इसीलिए यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है। अर्थात इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम पूर्ण नहीं हो सकता। इससे सभी डिवाइसेस जुड़े रहते हैं, यानी फ्रेंड्स जो कीबोर्ड माउस या जो भी इनपुट और आउटपुट जितनी भी डिवाइसेस होती हैं सभी को CPU के साथ में ही ऐड करके चलाना पड़ता है, इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। मस्तिष्क क्यों कहते हैं? क्योंकि ALU, CU और MU यही तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तीनों CPU में होती हैं। तब तो इम्पॉर्टेंट हो ही गया, क्योंकि जितने भी इसका माइंड है, जो भी वर्क करने का प्रोसेसिंग क्षमता है, यहाँ तक कि प्रोसेसर भी CPU के अंदर ही होता है। इसके अलावा CPU कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइस के कार्यों को नियंत्रित करता है। फ्रेंड्स जब इसके ऊपर डिपेंड ही होंगे आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस, जब इनका USB केबल या P4 केबल या PS2 केबल जो भी है वो CPU में लगाएंगे तभी तो वो वर्क करेगा। तो यानी कंप्यूटर में जो CPU रहता है उसी पे इनपुट आउटपुट लगता है और तभी
जब वो इसे कंट्रोल करता है तभी ये वर्क करता है। आगे चलते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके 3 भाग होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, ALU, MU और CU। अब मैं आपको इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ ALU क्या होता है। देखो, ALU है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसका संक्षेप ALU यानी शॉर्ट फॉर्म ALU, और अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह यूनिट डाटा पर अंक गणितीय क्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग और तर्कित क्रियाएं यानी लॉजिक ऑपरेशंस को करता है। तर्कित क्रियाएं मतलब जिसमें कोई साइन दिया रहता है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, परसेंटेज निकालना है, या इस तरीके का कोई भी काम जिसमें लॉजिक लगता है, उस सारे काम ALU करता है। ALU कंट्रोल यूनिट से निर्देश लेता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि ALU जो रहता है वो कंट्रोल यूनिट से निर्देश लेता है या मेमोरी से डेटा प्राप्त करता है तथा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना को मेमोरी में लौटा देता है। यानी फ्रेंड्स, जो भी मेरा कंट्रोल यूनिट निर्देश लेता है वो लेता किससे है? ALU से। लेकिन वो जो डेटा आया, डेटा कहाँ से आया? मेमोरी से, और पूरा कैलकुलेशन करके फिर से मेमोरी को लौटा दिया। ये हो गया प्रोसेस। ALU कार्य करने की स्पीड अति तीव्र होती है। यह लगभग, फ्रेंड्स गिनिएगा कितने जीरो लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी यह लगभग 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड की गति से कर सकता है। फ्रेंड्स, मुझे तो छोटा सा एक सवाल ऐड करने में या जोड़ने में कम से कम 10 सेकेंड लग जाते हैं, और ये 1 सेकेंड में 10 लाख गणनाएं करता है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कंप्यूटर का जो माइंड है वो हमसे कितना फास्ट है। इसमें एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो बाइनरी अंकगणितीय अर्थमेटिक की गणनाएं करने में सक्षम होता है। ये फ्रेंड्स जो बात आई है कि जो बाइनरी अंकगणितीय कि मतलब अंकगणित की गणनाएं करने में सक्षम रहता है, ये बाइनरी में आगे और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा, नंबर सिस्टम की जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि बाइनरी क्या होता है। उसके बाद में आता है B, मेमोरी। मेमोरी क्या है? इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहण करके रखता है। यानी मेमोरी का काम क्या हुआ? जो भी डेटा है उसे स्टोर करके रख लेना है, या इसे कंप्यूटर का माइंड या याददाश्त भी कहा जा सकता है। मानव की कुछ बातों को याद करने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार मेमोरी है। जैसे हम किसी बात को याद करने के लिए अपने दिमाग का यूज करते हैं, मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ कल ये हुआ था, परसों ये हुआ था, या कल मुझे ये करना है, परसों ये करना है। इसी तरीके से कंप्यूटर जो भी ये रखता है, क्या करना है, क्या किया था, वो सब मेमोरी में सेव करता है। यह मेमोरी CPU का अभिन्न अंग होती है। यह संग्राहक उपकरण यानी स्टोरेज डिवाइस जो बोलते हैं, मेमोरी को बोलते हैं, उसकी हिंदी है संग्राहक उपकरण। हालांकि फ्रेंड्स ये हिंदी के वर्ड पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन अक्सर करके रहते हैं। पिछले भी वीडियोस पे क्वेश्चन रहे हैं कि सर इसे हिंदी में क्या कहते हैं, उसे हिंदी में क्या कहते हैं। इसके लिए मैं ये वीडियोस में डाल देता हूँ कि इसे इसकी इंग्लिश ये है तो इसका हिंदी क्या होगा। आगे देखते हैं। अतः इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी और आंतरिक मेमोरी यानी इंटरनल मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। यानी मेमोरी जो फ्रेंड्स होती है वो मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी तीनों होते हैं। अब अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला लग रहा होगा कि एक ही मेमोरी को मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी कैसे कह दिया है। फ्रेंड्स इसका जो अगला वीडियो होने वाला है वो मेमोरीज़ पे ही होने वाला है, और उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है कि ये क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, मेन, सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। कंप्यूटर का वह स्थान जहां सभी सूचनाएं, आंकड़ों या निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है मेमोरी कहलाता है। यानी फ्रेंड्स नॉर्मल वर्डों में अगर समझा जाए तो जो काम किया है उसे सेव करके रख दिया है, और जहां सेव करके रखा है उस जगह को मेमोरी कहते हैं। आगे फ्रेंड्स है CU यानी कंट्रोल यूनिट। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे थोड़ा कि जो ब्लॉक डायग्राम बनाया था उसमें मेमोरी नीचे था, लेकिन यहाँ मेमोरी पहले बता दिया है। फ्रेंड्स इसमें कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ब्लैक डायग्राम जो होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है, और हम अपनी इस डिटेल को चाहे ऊपर कर लें या नीचे कर लें, बस मेरा मकसद है कि समझना होता क्या है बस।
तो फ्रेंड्स बता दें, CPU का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कंट्रोल यूनिट, और ब्लैक डायग्राम में भी CU ना लिख करके डायरेक्टली मैंने कंट्रोल यूनिट लिखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो सके। फिर देखते हैं फ्रेंड्स, CU हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। यानी जो क्रियाएं हैं उन्हें निर्देश देना कि किस तरीके से करोगे, ये काम कंट्रोल यूनिट का है। यह इनपुट आउटपुट की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी जो इनपुट दिए गए हैं उन्हें किस हिसाब से लेना है और उसका जो कैलकुलेशन होकर के रिजल्ट बन गया है उसे किस तरीके से यूज़र को वापस करना है आउटपुट के माध्यम से। और साथ ही मेमोरी और ALU के मध्य डाटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। यानी फ्रेंड्स, मेमोरी से जो ALU में डेटा जाएगा निर्देशित होने के लिए या वर्क होने के लिए, वहाँ से वर्क होकर के जो मेमोरी में आएगा वो किस तरीके से जाएगा और किस तरीके से वापस आकर के सेव होगा, ये काम रहता है कंट्रोल यूनिट का। निर्देशों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करके यह उचित डिवाइसेस तक पहुँचाता है। यानी फ्रेंड्स, इसी का काम रहता है कि अगर कोई वॉइस है तो स्पीकर पे पहुँचाएगा, प्रिंटर पे नहीं देगा। आखिर ये भी तो डिसाइड करना है। पता चला कि मुझे सिर्फ देखना था और यहाँ प्रिंट निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो निर्देश देना होता है ये काम होता है CPU का, यानी जो करना है वही होगा, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं जो यूज़र के द्वारा इनपुट किए गए डेटा को रिजल्ट के रूप में प्रदान करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, यानी जो भी डेटा मुझे बाहर आता दिखे या बाहर आ जाए, जैसे स्पीकर से आवाज़ बाहर आ गई, प्रिंटर से प्रिंट होकर के पेपर बाहर आ गया, या मॉनिटर पे मेरा रिजल्ट शो हो गया, तो इस तरीके की जो डिवाइसेस होती हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर के प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है और उन परिणामों को प्रायः डिस्प्ले डिवाइसेस, स्क्रीन या प्रिंटर के द्वारा यूज़र को प्रस्तुत किया जाता है। मुख्य रूप से आउटपुट में रूप में प्राप्त सूचनाएं या तो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं या प्रिंटर से पेज पर प्रिंट कर सकते हैं, या संगीत सुनने के लिए आउटपुट के रूप में स्पीकर का प्रयोग कर सकते हैं। ये आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो कई प्रकार की होती हैं, जैसे ये देख लीजिएगा, मॉनिटर, प्रिंटर, ये तो आप जानते होंगे। प्लॉटर आप नहीं समझ पा रहे होंगे, प्लॉटर क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको ये इमेज के साथ में जब बताऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और प्रोजेक्टर आप लोग जानते होंगे, जो थिएटर में हम मूवी देखते हैं वो हमारे प्रोजेक्टर से ही चलती हैं। और साउंड और स्पीकर, ये तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, गाने सुनने के लिए अक्सर करके आप लोग यूज़ किया करते होंगे। तो ये थे हमारे आउटपुट डिवाइसेस। अब फिर से वही बात कि हम समरी वर्ड्स देख लेते हैं, जो भी पढ़ा है उसे बहुत ही संक्षेप में देख लेते हैं। क्या है पहला पॉइंट? इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क को पहुंचाते हैं। पॉइंट नंबर 2, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डेटा या निर्देश को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। फ्रेंड्स, इनपुट डिवाइसेस वही डिवाइसेस हैं जिनसे कि हमें अपना रॉ मटेरियल देना है। ले तो आए हैं, रॉ मटेरियल इकट्ठा तो है, लेकिन अब मुझे देना है। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा को रिजल्ट के रूप में प्रदान करते हैं। यानी जो मैंने रॉ मटेरियल दिया था उसका पूरा प्रोसेस हो करके मेरा प्रोडक्ट तैयार हो गया है, और जो तैयार करके मुझे प्रोडक्ट देता है उसे आउटपुट कहते हैं। अगला पॉइंट, CPU का पूरा नाम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछा जाता है। अगला है नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर का वह स्थान जहां सभी सूचनाओं एवं आंकड़ों एवं निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है वो मेमोरी कहलाता है। मेमोरी क्या है? जहां पे मेरा सारा का सारा रॉ मटेरियल और जो प्रोडक्ट है वो सब सेव रखा है, या हम कह सकते हैं किसी कंपनी का स्टोर रूम। अगला, LU का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CPU का नाम कंट्रोल यूनिट। फ्रेंड्स, ये दोबारा रिपीट हो गया है, लेकिन ये बात आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ALU का फुल फॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यानी एक तो ALU का फुल फॉर्म और दूसरा
CU का यानी कंट्रोल यूनिट, और तीसरा CPU का नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जरूर याद रखना। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में मेरा वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन फ्रेंड्स आप कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर कुछ भी कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल बताइएगा, मैं अगले वीडियो में उस कंटेंट को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।